नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी योगी के नारे से एनडीए में पड़ी दरार की, यूपी में छात्र आंदोलन पर मचे बवाल की, देखेंगे राजस्थान में थप्पड़ कांड पर घिरी बीजेपी को, अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार को, राहुल गांधी की पीएम मोदी को चुनौती को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कोचिंग सेंटर्स को लेकर आई नई गाइडलाइंस को। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नकदी के बदले वोट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, गुजरात महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर छापा मारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर करारा हमला, बोले कोई भी नहीं हटा सकता आरक्षण। तमिलनाडु के राज्यपाल का बड़ा बयान, बोले धर्मनिरपेक्षता की भारत में जगह नहीं। आप नेता अमानतुल्लाह खान को राउ रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से रिहा करने का दिया आदेश। इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रायपुर एयरपोर्ट पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर भाजपा खुद बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनसीपी नेता अजित पवार के बाद अब बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया है। तो क्यों अपने ही नारे पर बढ़ गई बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों का शोर मचा हुआ है। महायुति हर रैली में इस टैगलाइन को बोल रही है। योगी से लेकर पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे तक हर कोई इस नारे पर सियासी बिसात बिछाने में लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी का ये नारा अब खुद बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में चुनावी माहौल के बीच अब बीजेपी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने भी इस नारे से साफ तौर पर किनारा कर लिया है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा है कि वो इस स्लोगन को सपोर्ट नहीं करती और महाराष्ट्र में इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से सियासी तपिश बढ़ी हुई है। पहले ही विपक्षी दल बीजेपी के इस नारे के खिलाफ लामबंद है। ऐसे में खुद बीजेपी के नेता और सहयोगी गुट भी इस नारे पर बीजेपी से अलग सुर में बोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे ने एक रैली में कहा, सच कहे तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उस पार्टी से हूँ। मेरा मानना है कि हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, पंकजा मुंडे महायुति गठबंधन से दूसरी और बीजेपी की पहली नेता है जिन्होंने इस नारे से पल्ला झाड़कर बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। इससे पहले एनसीपी नेता अजित पवार ने भी बीजेपी को झटका देते हुए कह दिया कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत विपक्ष के कई नेताओं ने योगी के नारे की आलोचना की। साथ ही बीजेपी पर इस नारे के सहारे समाज में विभाजन पैदा करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी खुद के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में चौथे दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी है। वहीं इस बीच खबर सामने आ रही है कि यूपी पीएससी के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को यूपी पुलिस ने जबरदस्ती खदेड़ने की कोशिश की। वहीं कई छात्रों को डिटेन भी किया गया। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों को आज पुलिस ने आयोग के बाहर से जबरदस्ती हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्र और पुलिस के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें, छात्र यूपी पीएससी आरओ और एआरओ परीक्षा को 2 दिन में शिफ्ट में कराने से लेकर फैसले से नाराज है। उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में की जाए। हालांकि यूपी सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुन रही, जिसको लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है। बता दें, प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से छात्र धरने पर बैठे। इसी बीच गुरुवार 14 नवंबर की सुबह छात्रों को जबरन उठाए जाने के बाद पुलिस के खिलाफ छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में छात्र उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसे देखते हुए यूपी में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आंदोलन के चौथे दिन यूपी पुलिस के द्वारा कई छात्रों को जबरदस्ती डिटेन भी किया गया, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इसके बाद हालात और ज्यादा गर्म हो गए हैं। बता दें, छात्र के इस आंदोलन पर योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले छात्रों का ये आंदोलन योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक देश एक चुनाव की बात करने वाली बीजेपी इस वक्त सवालों के घेरे में है। राजस्थान में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही सवाल मोदी सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं। तो राजस्थान में थप्पड़ कांड की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के देवली उनियार में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ
वहीं टोंक गांव में लोगों ने उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। इस बीच एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया। बाद में ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी भी तोड़ दी। इस बीच पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। हालांकि मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो वो और भड़क गए। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और ग्रामीणों की भिड़ंत हुई, जिसके बाद से अब तक टोंक में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं इस थप्पड़ कांड को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उसका इतना साहस कैसे हो गया। भाजपा को विपक्ष के सुझावों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है। इस साल में राज्य सरकार ने क्या किया है? जब लोगों में डर नहीं होता तो वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। आज पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। एक देश एक चुनाव की बात करने वाली मोदी सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ दूसरे राज्यों में उपचुनाव कराने में ही बीजेपी फेल साबित हो रही है। तो आगे स्थिति क्या होगी? आपको बता दें, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवंसर, 84, सलूमपुर और रामगढ़ के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई। इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ को लेकर मामला गरमाया हुआ है। सीजीआई संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनते ही कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एनडीए गठबंधन बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अजित पवार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। तो कैसे बढ़ी एनडीए की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की अजित पवार को फटकार ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप इस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए अजित गुट से कहा, चुनाव में शरद पवार से जुड़ी किसी भी सामग्री का इस्तेमाल न करें। बता दें, एनसीपी नेता शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच ने कहा कि एनसीपी अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने अजित पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा, एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया तो उसका पालन करना होगा। आप जवाब दाखिल करें और नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। इसी के साथ कोर्ट ने अजित पवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट खुद ही अजित गुट के खिलाफ अवमानना का केस शुरू करेगा। बता दें, एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर चाचा भतीजे में मतभेद है। इसको लेकर पिछले कुछ समय से कोर्ट में सुनवाई भी की जा रही। ऐसे में चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से अजित गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में चुनावी गहमागहमी इस वक्त चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां जी जान से मैदान में जुटी हुई हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान और आदिवासी मुद्दे पर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान और आदिवासी के मुद्दे पर मोदी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। अपनी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव 2 अहम विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का कहना है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए, जबकि बीजेपी वाले इस संविधान को कोरा कहते हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी, ये संविधान खाली नहीं है, इसमें गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए ये संविधान खाली है। मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने ये भी तंज कसा कि उन्हें क्या पता कि संविधान में क्या लिखा है, जिन्होंने इसे पढ़ा नहीं। इसी के साथ आदिवासी के मुद्दे पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी मतलब हिंदुस्तान का पहला निवासी, जल, जंगल, जमीन पर उनका अधिकार है। आपको संविधान में
आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान एक बार फिर जातीय जनगणना की आवाज उठाई। उन्होंने सवाल उठाया कि आदिवासियों की भलाई के लिए जितनी भी योजनाएं बनती है उनका पता लगाने के लिए जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। इसी के साथ अपनी रैली में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने संविधान और आदिवासी के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। देश भर में कोचिंग सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। हालांकि लंबे समय से ये मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी, जिसमें कोचिंग सेंटर्स की मनमानी से छात्र परेशान थे। तो जारी की गई नई गाइडलाइंस में क्या कुछ बदलाव किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों पर नकेल कसने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्देश में 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी जैसे झूठे दावों पर सख्त रोक लगाई गई है। दरअसल हजारों बच्चे अक्सर छोटे बड़े शहरों में सड़क किनारे लगे कोचिंग सेंटर की फोटो पर चमकते चेहरों को देखकर सपना बुनते हैं कि वो भी डीएम, कलेक्टर या डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें उन कोचिंग सेंटरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वहीं बच्चों के सपने पूरा करने के लिए माँ बाप जमीन जायदाद तक बेच देते हैं, लेकिन अक्सर साल बीतने के बाद भी निराशा हाथ लगती है। इसकी एक बड़ी वजह है ऐसे कोचिंग सेंटर जो भ्रामक विज्ञापन देते हैं। इनमें अक्सर सिर्फ भ्रम की तस्वीरें पोस्टर पर दिखाई देती है। इसी को लेकर भारत सरकार ने इन कोचिंग सेंटरों की मनमानी और भ्रामक विज्ञापन पर लगाम लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सेंट्रल कस्टमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। इससे लेकर सीसीपीए ने अब तक 54 नोटिस को जारी कर दिया और करीब 54.60 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। नए दिशा निर्देशों के तहत कोचिंग सेंटरों को कोर्स ऑफर, फैकल्टी क्रेडेंशियल्स, फी स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसी, सेक्शन रेट्स और एग्जाम रैंकिंग, जॉब की गारंटी और सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में झूठे दावे करने पर प्रतिबंध है। साथ ही कोचिंग की गाइडलाइन में एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशन गाइड्स, स्टडी प्रोग्राम और ट्यूशन को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, सिलेक्शन के बाद बिना कोचिंग सेंटर लिखित सहमति के सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो या प्रशंसा पत्र का उपयोग नहीं कर सकते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।